Bismillahirrahmanirrahim. Students, we are studying chapter 8, General Science 6 class, that is about energy. In previous lectures, we discussed different forms of energy. It was explained what is energy, what are its uses, what are its different forms. Can anybody define energy? Sir, can Yes. बेटा डिफाइन करें. वेरी सिंपल क्वेश्चन, जस्ट बताना एनर्जी क्या है. sir, can I? Or Yes. energy is the ability to cause something to happen. Ayan Sagir. In a board. First, Ayan Sagir. One by one. Or energy is the ability to cause something to happen. Okay. Muhammad Ahmed, will you define it in any other way? An ability to do work is called energy. Okay. Both definitions are correct. You can define energy in both the ways. What is potential energy? Potential energy क्या होती है? Sir, नहीं, अब्दुल वहाब अजीज. Potential energy. अयान इमरान. अब्दुल्ला एहसान. Sir, it is the energy that something has because of its position. Well done. किसी ऑब्जेक्ट के अंदर उसकी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है. अब पोजीशन जो है वो फोर्स फील्ड में हो या उसकी कंस्टेंट स्टेट हो. सब बच्चे साथ साथ याद करते जाएं. ये आपका लास्ट चैप्टर चल रहा है. इसके बाद आज के लेक्चर के बाद ज्यादा से ज्यादा 2 लेक्चर जो है वो और होंगे और इसी वीक के अंदर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा. उसके बाद जस्ट रिवीजन होगी और वो बच्चे जो सही तौर पे काम नहीं कर रहे उनके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वो कोऑपरेट करें. और सब बच्चे याद रखें कि जब ऑनलाइन क्लासेस में हमारा पढ़ने का काम नहीं होगा तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट पेरेंट्स से पूछूंगा कि उनके बच्चे क्यों वीक जा रहे हैं, क्यों नहीं काम कर रहे हैं. But our today's lesson starts from here. Energy converters. एनर्जी कन्वर्टर्स जो हैं इनके बारे में हमने आज पढ़ना है. देखा कि जस्ट लाइक मनी, एनर्जी डज नॉट वैनिश व्हेन यू स्पेंड इट. देखिए हम कोई चीज़ खरीदते हैं, हमारी पॉकेट से मनी अगर जाती है, हम अमाउंट किसी को देते हैं, वो खत्म नहीं होगी, वो किसी और के पास चली जाती है. अमाउंट ऐसा जाती है, इट जस्ट गोज समवेयर एल्स. एनर्जी का बिल्कुल इसी तरह से है. एनर्जी भी एक जगह से दूसरी जगह मीन्स एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है. एनर्जी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती. जगह कि यू कांट मेक एनर्जी नॉर कैन यू डिस्ट्रॉय. एनर्जी ना तो हम बना सकते हैं यानी पैदा कर सकते हैं और ना ही हम एनर्जी को खत्म कर सकते हैं. हम एनर्जी को जो कहते हैं ना कि एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, हम असल में एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे होते हैं. आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में देखें, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है. आप थर्मल पावर स्टेशंस को देखें, केमिकल एनर्जी वहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम कन्वर्ट करते हैं इनडायरेक्टली. बस उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, उससे हम स्टीम प्रोड्यूस करते हैं, उससे टर्बाइन चलाते हैं, उससे जनरेटर चलाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. तो ये एनर्जी डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट की जा रही है. You simply change one form of energy into other forms.
और मूव इट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। कहा कि आप एनर्जी को सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज करते हैं। अब ये जो एनर्जी कन्वर्टर्स हैं ये वो डिवाइसेस हैं जो कि हम यूज करते हैं एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए या एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए। सम एवरीडे एनर्जी कन्वर्टर जो है ये यहाँ पे आपको बताए गए हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक केटल को देखें, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करती है। इलेक्ट्रिक लैंप जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में और हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जब बल्ब हम जलाते हैं तो वो हीटअप होता है, उससे हीट वेव्स भी निकलती हैं, लिहाजा हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही है। और इंजन फ्यूल की केमिकल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है और हीट एनर्जी में। यही वजह है कि हमें इंजन को कूल करना पड़ता है। इंजन को जो कूल करते हैं हम वो इस वजह से करते हैं कि जब केमिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है तो साथ हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। तो इंजन को हीटअप होने से बचाने के लिए हमें उसको कूल करना पड़ता है। ह्यूमन बॉडी के अंदर खुराक में मौजूद केमिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है और इसके दौरान भी क्या है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। फर्स्ट हीट एनर्जी ही इसमें प्रोड्यूस होती है जो अदर फॉर्म्स में कन्वर्ट होती है। और ये हीट एनर्जी हमारी बॉडी को वार्म रखने में भी यूज होती है। उसके बाद लाउड स्पीकर्स को देखें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है ये डिवाइस। स्काई डाइवर या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। हु इज स्काई डाइवर? कैन एनीबॉडी एक्सप्लेन? स्काई डाइवर क्या होता है? यस सर, जो ऊंची जगहों से जंप मारते हैं। वेल डन। सर जो ऊंची जगहों से छलांग मारते हैं। हाँ जी, ऐसे ही है। ज्यादा हाइट से सरफेस ऑफ अर्थ पे आने वाला जो है आदमी, उसको स्काई डाइवर कहते हैं। स्काई डाइवर का मतलब ये मतलब है कि वो आसमान से आता है, ठीक है। स्काई का नाम जो उसका स्काई डाइवर का मतलब बहुत बुलंदी से आता है, बहुत ज्यादा हाइट से नीचे आता है। अब वो जमीन की तरफ जो आ रहा है उसको कोई चीज खींच रही है, नीचे तो आ रहा है ना, तो कौन सी चीज उसको Yes, नीचे sir. खींच रही है? ग्रेविटी। बिल्कुल ठीक, ग्रेविटेशनल ग्रेविटी ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही है। ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ की है जो उसको नीचे खींच रही है, और ये बहुत ज्यादा फोर्स है। जितना ज्यादा हाइट पे होगा उतनी ज्यादा फोर्स होगी। तो फिर अपने स्पीड को कंट्रोल करने के लिए वो स्काई डाइवर क्या करेगा? देखो, वैसे तो ऊंची बिल्डिंग से कोई बंदा नीचे जंप लगाए वो तो बच ही नहीं सकता, लेकिन स्काई डाइवर पैराशूट खोल लेगा ताकि बिल्कुल ठीक, लेगा। स्काई डाइवर यूजेस पैराशूट कम हो जाए। टू कंट्रोल है स्पीड। वो अपने स्पीड को कंट्रोल करता है पैराशूट के जरिए, जिसकी वजह से वो सेफली जो है वो जमीन पर लैंड कर जाता है। स्काई डाइवर के बाद आपको बताया गया रेडियो का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। टेलीविजन इलेक्ट्रिकल एनर्जी साउंड एनर्जी में और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। आप टीवी में देखते हैं लाइट भी होती है ना। इलेक्ट्रिक ड्रिल बुक से बता रहे हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है ये ड्रिल। साथ साउंड भी प्रोड्यूस होती है, तो साउंड एनर्जी हुई। हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। और लिखा कि द ड्रिल विच बिकम्स वेरी हॉट, कि ड्रिल जो है वो गर्म हो जाती है। उसका गर्म होना ये शो करता है कि इसकी वर्किंग के दौरान हीट भी प्रोड्यूस हो रही है। लिहाजा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ड्रिल की, वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी में नहीं बल्कि साउंड एनर्जी के साथ साथ हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट हो रही है। इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, sir. यस। नेक्स्ट इज वॉशिंग मशीन। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में, साउंड एनर्जी में और हीट एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो हीट वाटर, अब ये जो वाटर की हीटिंग का सिस्टम है, जो आम वॉशिंग मशीनें हैं हर एक के अंदर ऐसा नहीं होता। ये जो ऑटो वॉश होती हैं, ऑटो वॉश के अंदर हीट सिस्टम होता है, ठीक है ना। तो हीट वाटर जो कि वाटर को भी हीट करने के लिए यूज होती हैं, ये हीट यूज होती है। तो आपने देखा कि वॉशिंग मशीन जो है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को
अदर फॉर्म्स में कन्वर्ट करती है। नेक्स्ट इज एनर्जी लॉस। अब एनर्जी लॉस पहले हम बात कर चुके हैं कि एनर्जी खत्म तो होती नहीं, तो फिर एनर्जी लॉस की क्या बात करने लगे हैं। बट एनर्जी लॉस को आपको ये बताया जाएगा कि जब हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इस कन्वर्जन के दौरान हमारी सारी की सारी एनर्जी की जो पहली फॉर्म है वो दूसरी हमारी रिक्वायर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो जाती, बल्कि हीट में भी कन्वर्ट हो जाती है। और जो हीट प्रोड्यूस होती है ये भी एनर्जी की फॉर्म है, ये एनवायरमेंट में रिलीज हो जाती है। इसको हम कहते हैं कि एनर्जी लॉस हुआ है, कि वो सारे के सारी एनर्जी हमारे इस्तेमाल में नहीं है। देखा कि whenever an energy converter is at work, कि जब भी कोई एनर्जी कन्वर्टर काम करता है तो इसके दौरान क्या होता है, some energy always seems to be lost। कुछ एनर्जी हमेशा आपको ऐसे ही लगता है कि लूज हो चुकी है, जाया हो गई है। फॉर एग्जाम्पल देखें, when you exercise you are changing chemical energy in the food you ate into kinetic energy। आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप अपने आर्म्स को मूव कर रहे हैं, ठीक है, आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो इस मोमेंट के दौरान जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है। लिहाजा आप केमिकल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। लेकिन कुछ एनर्जी जो होती है दैट इज वेस्टेड एज हीट, हीट में कन्वर्ट हो जाती है और वेस्ट हो जाती है। विच इज वाई यू स्वेट, कहा कि यही तो वजह है कि आपको पसीना आता है। अब हीट प्रोड्यूस हो रही है तो पसीना क्यों आ रहा है, कौन बच्चा बता सकता है। सर क्योंकि हमारे अंदर से हीट रिलीज हो रही है। हीट रिलीज हो रही है तो पसीने का क्या मकसद है वहां पे। सब बच्चे याद सर रखें हमारा बेटे। फैट, यस सर हमारा जो फैट है वो लॉस हो रहा है। मैं बेटे ये पूछ रहा हूँ कि पसीना क्यों पैदा हो रहा है। नोट इट, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, इट्स अ नेचुरल कूलिंग प्रोसेस इन द बॉडी। हमारे जिस्म में जो हीट प्रोड्यूस हुई है टू गेट रिड ऑफ दिस एक्स्ट्रा हीट, उस एक्स्ट्रा हीट को खत्म करने के लिए, ठीक है, हमारे जिस्म का टेम्परेचर सर बरकरार आपकी रखने के वॉइस लिए। क्लियर नहीं है। बाकी बच्चों को भी क्लियर नहीं है। सर क्लियर है। बेटा फिर आपका इंडिविजुअल इशू है जिसको आवाज में प्रॉब्लम है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि जो हीट हमारे जिस्म में पैदा हुई है, आपको मालूम है कि इंसानी जिस्म का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ये मेंटेन रहता है। तो नेचुरल सिस्टम्स हैं, होम्योस्टैटिक फंक्शंस होते हैं, कुछ ऐसे प्रोसेसेस होते हैं बॉडी में जिनके जरिए ये टेम्परेचर मेंटेन रहता है। अच्छा देखिए, जब शदीद सर्दी होती है तो शिवरिंग होती है, कब कभी होती है, उसके दौरान हीट प्रोड्यूस होती है। और जब गर्मी हो या वर्किंग के दौरान, एक्सरसाइज के दौरान हीट प्रोड्यूस होती है जिस समय, तो टेम्परेचर बढ़ जाना था, अब स्वेटिंग होगी, पसीना आएगा ताकि हीट को रिलीज कर दिया जाए और टेम्परेचर बॉडी का मेंटेन रहे। हाँ जी, ये बात क्लियर है आपको कि पसीना क्यों आता है। ताकि हीट जो प्रोड्यूस हुई है उससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने ना पाए, उस हीट को रिलीज किया जाए, बॉडी में कूलिंग पैदा की जाए, ठीक है, कूलिंग पैदा की जाए ताकि हीट का इफेक्ट खत्म हो जाए और हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे। But if you add the energy wasted as heat to the kinetic energy you produce, the total is the same as the amount of energy in your food। कहा कि एनर्जी असल में जाया नहीं हुई, जितनी एनर्जी हीट में कन्वर्ट हुई है, अगर इस सारी की सारी हीट एनर्जी को उस काइनेटिक एनर्जी में ऐड कर दें, जो काइनेटिक एनर्जी आपने इस्तेमाल की है, अगर ये हीट एनर्जी उसमें ऐड कर दें तो टोटल एनर्जी ये वही रहेगी जो कि आपकी खुराक के अंदर केमिकल एनर्जी थी। भावे कि मैंने क्या बताया भावे? यस सर। मैंने क्या बताया बेटा? सर यही कि पसीना कैसे आता है और काइनेटिक एनर्जी और लॉस कैसे होती है। उसके बाद भी कुछ बता चुका हूँ, सर आपने ये बताया, नहीं थी। हाँ जी इब्राहिम इरफान। सर आपने ये बताया ये जो एनर्जी, ये जो हीट निकलती है ये वेस्ट नहीं होती। बिल्कुल ठीक, वेस्ट नहीं होती। अगर हम इस हीट को, इस पूरी हीट एनर्जी को उस काइनेटिक एनर्जी में प्लस कर दें जो हमने यूज की है, तो जो टोटल एनर्जी बनेगी
it will be equal to the amount of energy, amount of chemical energy that was stored in our food, जो हमारी खुराक में मौजूद थी। सब बच्चे तवज्जो से बैठा करें, जब आपकी तवज्जो नहीं होती तो इधर बातें बताई जाती हैं, आपको फिर समझ नहीं आती। Engines get their energy from burning a fuel such as diesel oil है या पेट्रोल है, तो ये जो फ्यूल हैं ये फ्यूल कहलाते हैं। इनके अंदर केमिकल एनर्जी स्टोर होती है और जब ये फ्यूल जलता है तो इंजन्स के अंदर हीट एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है। कौन सी? काइनेटिक एनर्जी, वहां भी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जैसा आगे बताया कि मॉडर्न डीजल इंजन as much as 65% of the energy is lost as heat। डीजल इंजन में बेटा याद रखें 65% जो फ्यूल के अंदर स्टोर्ड केमिकल एनर्जी होती है ये हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और सिर्फ बाकी जो 35% बचा है वो इस्तेमाल में आता है, यानी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। जबकि अगर हम पेट्रोल इंजन की बात करें तो पेट्रोल इंजन में 75% जो एनर्जी है केमिकल एनर्जी वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और सिर्फ 25% एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो एफिशिएंसी डीजल इंजन की ज्यादा है पेट्रोल इंजन के निस्बत। That is why engines have to be cooled by air or water। हवा के जरिए या पानी के जरिए इंजन को कूल करना पड़ता है ताकि हीट जो प्रोड्यूस हुई है उससे इंजन गर्म ना होने पाए। That is why engines have to be cooled by air or water। A fuel burning power station often loses 65% of energy in the fuel as heat। हमारे जो फ्यूल बर्निंग पावर स्टेशन हैं तो बेटे इनके अंदर भी 65% एनर्जी जो है केमिकल एनर्जी वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इन सम पावर स्टेशंस ये जो वेस्टेड हीट होती है इट इज यूज्ड टू सप्लाई लोकल डिस्ट्रिक्ट विद हॉट वाटर। वहां की जो आबादी होगी उसको गर्म पानी सप्लाई किया जाएगा। इसके बाहर ये जो हमारे थर्मल प्लांट्स होंगे इनके बाहर पानी को फ्लो करवाया जाता है जिससे कि ये प्लांट्स हमारे ठंडे भी रहते हैं और वो जो इसकी हीट होती है जो प्रोड्यूस हीट है उससे पानी गर्म हो जाता है और वो पानी पाइपिंग के जरिए चैनल्स के जरिए घरों को सप्लाई किया जाता है। This is just one way of being less wasteful with fuel so that the world supply is last longer। जो फ्यूल की सप्लाई है वो हमारे पास बरकरार रहे, खत्म ना होने पाए, उसको सेव करने का ये एक तरीका है जो आपको बताया गया। बेटे आपको इधर बताया गया कि द फूड ही एट, ये बॉडी बिल्डर की बात हो रही है कि उसने जो खुराक खाई थी प्रोवाइड्स एनर्जी दिस वेट लिफ्टर नीड्स टू रेज हैवी वेट। ये हैवी वेट जो उठा रहा है इसके दौरान इसको एनर्जी चाहिए, ये उस खुराक से इसको मिल रही है जो उसने खाई थी। बट अ ग्रेट डील ऑफ एनर्जी इज वेस्टेड एज हीट। लेकिन इसके एक्सरसाइज के दौरान लॉट ऑफ एनर्जी जो है वो हीट में कन्वर्ट हो रही है। एनी क्वेश्चन फ्रॉम द साइड ऑफ एनी स्टूडेंट? नेक्स्ट इज नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज ऐसे एनर्जी रिसोर्सेज जो कि नॉन रिन्यूएबल मीन्स के जिनको हम बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो उनको जितना इस्तेमाल करते जा रहे हैं वो डिप्लीट होते जा रहे हैं, वो खत्म होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, दोबारा हम उनको इस्तेमाल में नहीं ला सकते। यस, कोई क्वेश्चन है? सर यस। जो हमारी प्लांट से एनर्जी वेस्ट होती है उससे हम पानी गर्म कर सकते हैं। जो हमारी बॉडी से हीट एनर्जी वेस्ट होती है उसको किसी तरीके से यूज में लाया जा सकता है? हाँ जी बेटे, लाया जाता है। सर्दियों के मौसम में आप कमरे की खिड़कियां दरवाजे बंद कर देते हैं, अंदर हीटर नहीं होता और जब पूरी क्लास हो तो आपको कमरा गर्म महसूस होता है ना। आपके जिस्म की एनर्जी यूज हो रही है, हीट एनर्जी यूज हो रही है वहां पे। जैसे जब हम भागते हैं कमरे में, जब एक्सरसाइज करते हैं तो कमरा गर्म फील होता है। कमरा गर्म होता है, उसकी वजह है कि आपके जिस्म में हीट प्रोड्यूस हुई है और वो जो हीट प्रोड्यूस हुई थी वो रेडिएट हो रही है उस कमरे के अंदर, तो कमरे में मौजूद हवा गर्म हो जाती है रेडिएशंस को ऑब्जॉर्ब करके और आपका कमरा भी हीट अप हो जाता है।
अब देखिए उस कमरे में अगर एक दो बच्चे बैठे हों उस सर्दी के मौसम में, वो कमरा ज्यादा गर्म नहीं होता, लेकिन जितने बच्चे ज्यादा होते जाएंगे उतना वो कमरा गर्म हो जाएगा। इसी की मैं एक और मिसाल आपको बता दूं। जब आप गेम पीरियड करके क्लासरूम में आते हैं, ठीक है, गेम करके आते हैं, आपकी बॉडी बहुत ज्यादा हीटअप हो चुकी होती है। आप कमरे के अगर विंडोज को, डोर को बंद कर देते हैं, आपका कमरा जल्दी गर्म हो जाता है, ठीक है, नॉर्मल सेटिंग की बजाय। और अगर आप गर्मियों के मौसम में बात करें, आप गेम करके आते हैं तो कमरे में आपको पंखे चलाने पड़ते हैं, ठीक है, पंखे आपको तेज चलाने पड़ते हैं, अदरवाइज आपको बहुत ज्यादा हीट महसूस होती है। भैया आपके जिस्म की हीट है जो वहाँ रिलीज हो रही है। बेटे कोई और क्वेश्चन? ओ सर। जिस बच्चे की तरफ से कोई शोर हो वो म्यूट हो जाएगा। Non-renewable energy resources. Most of our energy comes directly or indirectly. इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में आएगी तो इनडायरेक्टली है, फ्रॉम द सो कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। सो कॉल्ड का क्या मतलब हुआ? जिसे कहते हैं नाम नेहाद, जाना पहचाना। देखो फॉसिल फ्यूल्स, ऑयल, गैस, ये पेट्रोल वगैरह जो फ्यूल्स हैं, ये सारे फॉसिल फ्यूल्स कहलाते हैं, यानी कि जिसको आप जानते हैं। तो इससे या तो हम डायरेक्ट एनर्जी हासिल करते हैं या फिर इनडायरेक्ट करते हैं। डायरेक्ट कैसे करते हैं? कौन बताएगा डायरेक्ट कैसे करते हैं? बट इसको जलाकर जो हीट एनर्जी नहीं यूज करते, जो हीट प्रोड्यूस होती है। अगर फायर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, आग जला रहे हैं, तो दिस बर्निंग फायर इज द डायरेक्ट यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल एनर्जी। जबकि अगर हम सर फॉसिल, वो हमें हीट भी देगी और लाइट भी। हाँ जी, तो वो डायरेक्ट यूज है। और अगर हम इसे स्टीम प्रोड्यूस करें, उसे टरबाइन चलाकर, जनरेटर चलाकर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें, तो ये इनडायरेक्टली एनर्जी का रिसीवल होगा। ये जो फ्यूल की एनर्जी है उसका ये इनडायरेक्ट यूज है। तो फॉसिल फ्यूल्स में बताया कोल, ऑयल, नेचुरल गैस जो है, दे आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल। इनको फॉसिल फ्यूल्स क्यों कहते हैं? व्हाई आर दे कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स? बिकॉज़ दे वर फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स व्हिच लिव्ड मिलियंस ऑफ इयर्स अगो। देखिए साथ ही आंसर है इस चीज का। सर क्योंकि वो फॉसिल होते हैं, बहुत पुराने होते हैं और हमें अर्थ से मिले होते हैं, डिके हो रहे होते हैं। हाँ जी, फॉसिल बेटे, फॉसिल कहते हैं ओल्ड टाइम्स के, एंशिएंट टाइम्स के एनिमल्स और प्लांट्स के कुछ बचे कचे हिस्से हमें जो मिलते हैं, एक्सप्रेशंस उनके जो हमें मिलते हैं, उसमें कोई बोन्स वगैरह मिलती हैं, कुछ ढांचा, इस तरह की चीजें, ये फॉसिल्स कहलाती हैं। और उन एनिमल्स की बॉडीज से जो फ्यूल प्रोड्यूस हुआ और जो प्लांट्स की बॉडी से फ्यूल प्रोड्यूस हुआ, वो इसी वजह से फॉसिल फ्यूल कहलाता है। बड़ी ऑर्गेनिक थ्योरी है फ्यूल के बारे में। ये कहा जाता है कि मिलियन ईयर्स अगो जो एनिमल्स और प्लांट्स पाए जाते थे, जो समंदर के अंदर पाए जाते थे, तो वो मर गए, उनके ऊपर मिट्टी की तहें आ गई और लेयर्स ऊपर ज्यादा इकट्ठी होने, डिपॉजिट होने की वजह से उनका प्रेशर भी बढ़ा और इंटीरियर ऑफ का टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से उनकी बॉडीज फ्यूल पे कन्वर्ट हो गई। और ये वो फ्यूल है जिसको आजकल हम इस्तेमाल में ला रहे हैं। द बिग एडवांटेज ऑफ दिस फ्यूल्स इज, अब बेटे आपसे पूछा जा रहा है कि फॉसिल फ्यूल का एडवांटेज क्या है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको बताया जाएगा, तो बच्चों से सुने। बिग एडवांटेज वो हर फ्यूल्स जगह इस्तेमाल हो सकती है, जैसे कि ये गाड़ी है, की। they contain a lot of stored chemical energy and that they can be moved easily and used anywhere। ये बेटे आपको इसका एडवांटेज बताया गया फॉसिल फ्यूल का। इस फ्यूल के अंदर एक तो एनर्जी बहुत ज्यादा है, केमिकल एनर्जी बहुत ज्यादा है, और दूसरी बात कि हम इजीली इसको एक जगह से दूसरी जगह मूव कर लेते हैं। आप देखते हैं कि ऑयल रिफाइनरीज बहुत दूर होती हैं, वहां से ऑयल जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है पूरे कंट्री के अंदर डिफरेंट प्लेसेस पे, तो एक जगह से दूसरी जगह हम फ्यूल को
मूव कर रहे हैं। तो ये इसका एडवांटेज है फॉसिल फ्यूल का, इसको एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव कर सकते हैं, और दूसरा कि इसमें एनर्जी भी बहुत ज्यादा स्टोर्ड है। कौन सी एनर्जी है जो इसमें स्टोर है? सर केमिकल एनर्जी। वेल डन, केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी। चंद एक बच्चे जो हैं वो हमेशा इन्वॉल्व रहते हैं, जरा बाकी बच्चे भी कोशिश किया करें कि लेक्चर में इन्वॉल्व हुआ करें। सर केमिकल एनर्जी। हाँ जी ठीक है, मैं जानता हूँ ये कुछ बच्चे जो बार बार बोल रहे हैं, क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हैं, ये वो हैं जिनके पेरेंट्स भी साथ बैठे हैं। अब बाकी बच्चों के भी अगर पेरेंट्स इसी तरह से कोऑपरेट करें तो सब बच्चे अच्छा लर्न कर सकते हैं। अच्छा, ये आपको एडवांटेज बताया गया, इनका डिसएडवांटेज भी है। अब ये डिसएडवांटेजेस सुने। पहला डिसएडवांटेज ये है कि दे प्रोड्यूस वेस्ट गैसेस व्हिच आर हार्मफुल टू द एनवायरनमेंट। जब ये फ्यूल जलते हैं, फॉसिल फ्यूल जलते हैं, तो कुछ ऐसी गैसें प्रोड्यूस होती हैं, वेस्ट गैसें, जो हार्मफुल हैं, जो पोल्यूशन काज करती हैं, एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर देती हैं। इक्वली इंपॉर्टेंट इज दैट दीज फ्यूल्स टुक मिलियंस ऑफ इयर्स। अब दूसरा डिसएडवांटेज कि ये फ्यूल जो हैं, इनके बनने पे मिलियंस ऑफ इयर्स लगे, यानी लाखों साल लगे इनकी प्रोडक्शन पे, एंड इट्स नॉट पॉसिबल टू मेक एनी मोर ऑफ देम। मजीद फ्यूल बनाना मुमकिन नहीं है। इट इज बिलीव्ड कि जो कुछ फ्यूल हमारे पास है, इट विल रन आउट इन द नेक्स्ट 200 इयर्स। आने वाले 200 साल के अंदर ये फ्यूल खत्म हो जाएगा। इसे एस्टिमेशन है। फॉर दिस रीजन दे आर ऑफन कॉल्ड नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। इनको नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज क्यों कहते हैं? फॉसिल फ्यूल्स जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं, इनको नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये बिलीव किया जाता है कि आने वाले 200 साल तक ये फ्यूल खत्म हो जाएगा। बट इसको प्रोड्यूस करने वाला अल्लाह ताला है, उसकी ताकत का कोई अंदाजा ही नहीं कर सकता। तो जैसा पहले प्रोड्यूस हुआ है, ये बाद में भी प्रोड्यूस हुआ है, इसलिए इससे डरने की जरूरत नहीं है। जो आपको साइंटिफिक इंफॉर्मेशन अगर ऐसी मिले, साइंटिफिक जस्ट ये गैसिंग है, ऐसा ऐसे गैस आपको मिले कि ये जो है फ्यूल खत्म हो जाएगा, बट ये कैसे प्रोड्यूस हुआ, सिर्फ अंदाजे ही है साइंटिस्ट के किस तरह से प्रोड्यूस हुआ। अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है अल्लाह ताला ने कैसे बनाया, और अल्लाह ताला ने जिस चीज को पैदा किया है उसकी जिम्मेदारी भी खुद ही ली है, इसलिए ये कोई भी एनर्जी सोर्स खत्म नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज एंड द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है एनर्जी सोर्सेज का, इसको हम देखते हैं। हाँ जी, कोई क्वेश्चन किसी बच्चे का? सर अगर हम कोल को भी जब हम उसको बर्न करते हैं तब उसके अंदर से भी यही हार्मफुल गैसेस निकलती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ऑयल भी तो फॉसिल फ्यूल है, ऑयल फॉसिल फ्यूल है। यह भी आपको आगे मैं बताता हूँ कि एनवायरनमेंट के ऊपर इसका क्या इफेक्ट होता है। अटेंडेंस लगा लो। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज एंड द एनवायरनमेंट। हमने देखना है कि एनवायरनमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है इन नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, यानी कि फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग का। बताया कि जब फॉसिल फ्यूल को हम जलाते हैं, it not only release their stored energy, they also set free a large quantity of carbon dioxide in the air। कि सिर्फ एनर्जी नहीं रिलीज होती बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत ज्यादा मिकदार में प्रोड्यूस होती है जो हवा में रिलीज हो जाती है। अब इस राइजिंग कार्बन डाइऑक्साइड यानी इस कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई जो क्वांटिटी है एटमॉस्फेयर के अंदर, इसके इफेक्ट्स क्या हैं? इट फॉर्म्स एन इंसुलेटिंग लेयर। एक इंसुलेटिंग लेयर बनाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपको शो किया। इसके बाद ये जो थिकनेस आप बाहर वाली बाउंड्री देख रहे हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर है, ये कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर शो की। अब इसका इफेक्ट क्या है, रोल क्या है? सूरज की जो हीट आ रही है वो इस कार्बन डाइऑक्साइड की थिक लेयर से गुजर कर नीचे आ जाती है, लेकिन जमीन से जब वो वापस जा रही होती है तो वो इसमें से नहीं पास हो सकती। इसकी वजह सुन लें, सूरज से आने वाली रेडिएशंस की वेवलेंथ शॉर्ट होती है। वेवलेंथ शॉर्ट होने की सूरत में उनकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है। वो कार्बन डाइऑक्साइड के लेयर से गुजर सकती थी और पास होकर जमीन तक पहुंच गई।
लेकिन जमीन पर मौजूद ऑब्जेक्ट्स उन रेडिएशंस को ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व करने के बाद उसको रिलीज करते हैं इंफ्रारेड रेडिएशंस की सूरत में। और जो इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं इनकी वेवलेंथ ज्यादा होती है और पेनिट्रेशन पावर कम होती है, जिसकी वजह से ये रेज इस कार्बन डाइऑक्साइड की थिक लेयर से बाहर नहीं निकल सकती और हवा के अंदर ही मौजूद रहती हैं। हवा गर्म हो जाती है, एटमॉस्फेयर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। बेटे कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर का इफेक्ट आपने सुना, समझ आ गई है इसकी? यस सर। ये बेटे देखें, आप क्या बताया कि इंसुलेटिंग लेयर है। दिस लेयर अलाउज द हीट एनर्जी फ्रॉम द सन टू गेट इनटू द अर्थ एटमॉस्फेयर, कि सूरज की एनर्जी एटमॉस्फेयर में तो आने देती है, बट नॉट ऑल ऑफ इट कैन गेट आउट अगेन, लेकिन सारी के सारी जो वापस जा रही होती है वो बाहर नहीं निकल सकती। क्यों नहीं निकल सकती? इस चीज को मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि उसकी वेवलेंथ चेंज हो जाती है और पेनिट्रेशन पावर कम हो जाती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। हाँ जी बेटा, इन वे बताया कि द लेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्टिंग लाइक अ ग्लास इन द ग्रीन हाउस। बेटा ग्रीन हाउसेस के अंदर बिल्कुल इसी तरह से होता है। हमारे वो पौधे जो मैदानी इलाकों में हम काश्त करते हैं, इन्हें पहाड़ी इलाकों में काश्त नहीं कर सकते क्योंकि वहां का टेम्परेचर कम होता है। अगर हम काश्त करना चाहें तो क्या करते हैं, हम शीशे के गिलास के बड़े बड़े जो हैं वो केसेस बनाते हैं और उनके अंदर इनको ग्रो करते हैं। अब उन गिलास केसेस का काम क्या होता है, सूरज की शुआएं उनके अंदर तो आ सकती हैं लेकिन बाहर नहीं निकल सकती। जब अंदर आती हैं, अंदर का एनवायरनमेंट हीटअप हो जाता है, चीजें गर्म हो जाती हैं और गर्म चीजों से जो शुआएं बाहर को रेडिएट होती हैं वो बाहर को नहीं निकल सकती, तो अंदर का टेम्परेचर बरकरार रहता है। तो रात के वक्त बाहर शदीद सर्दी पड़ रही होती है, लेकिन ग्रीन हाउसेस के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर बरकरार रहता है और हमारे ग्रो किए हुए पौधे जो है वो सरवाइव कर सकते हैं। अब चूंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर भी बिल्कुल उसी तरह का काम कर रही है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इस इफेक्ट को ग्रीन हाउस इफेक्ट। लेकिन इसका बताया कि इट इज लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर जो है उसका इंक्रीज होना, आज टेम्परेचर का बढ़ना, उसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। Burning fossil fuels in power stations, batteries and motor vehicles also releases sulfur dioxide and oxides of nitrogen in the air. अब फॉसिल फ्यूल की बर्निंग से इन मुख्तलिफ जगहों पे फॉसिल फ्यूल की बर्निंग से ये जो गैसें पैदा हुई हैं, सल्फर डाइऑक्साइड है या ऑक्साइड्स हैं, इसके नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, पानी के साथ कंबाइन होते हैं, वाटर वेपर्स के साथ ये कंबाइन होंगे, जो बारिश का पानी होगा, ठीक है, क्लाउड्स के अंदर जो कंडेंसेशन होती है, वाटर के वेपर्स बनते हैं, तो ये ऑक्साइड्स उनके साथ मिलकर एसिड रेन प्रोड्यूस करते हैं। एसिड रेन, एसिड हेल, स्लीट या स्नो जो है, एसिड रेन, तो बेटे एसिड रेन में क्या क्या चीजें आपको बताई जा रही है, एसिड हेल और स्लीट। स्लीट में और हेल में क्या फर्क है बेटे? हेल जो है ये बड़ी जो बाल्स हैं इसकी आइस की, जब कंडेंसेशन होती है और बड़े बड़े पीस बनते हैं फ्रोजन वाटर के, उन्हें उसे हेल कहते हैं, ठीक है, यालाबारी हो रही जैसे कहते हैं। और स्लीट क्या होती है, ये बहुत ही बारीक बारीक बाल सी होती हैं, ठीक है, वेरी स्मॉल बाल्स जो कि वाटर ड्रॉपलेट्स की कंडेंसेशन से बनते हैं, उसको स्लीट कहते हैं। और स्नो या जो बर्फबारी होती है, बर्फ बनती है, तो बेटे ये पानी से बन रही है। अब उस पानी के अंदर जब ये ऑक्साइड्स मिले हुए थे तो ये सारी क्या है, ये एसिड रेन है। नाउ दिस एसिड रेन विल डैमेज ट्रीज, बिल्डिंग्स, ठीक है, दरख्तों को नुकसान पहुंचाती है, बिल्डिंग्स को नुकसान होता है, corrodes metal work and pollutes lakes and rivers, ठीक है। corrodes क्या होता है, ईचिंग प्रोसेस, ईचिंग अवे, जिसमें कोई भी चीज बिल्डिंग वगैरह है, स्टोन्स उसके डैमेज हो जाते हैं। मेटल वर्क, कोई मेटल की बनी हुई चीज है वो डैमेज होती है। पोल्यूट्स लेक्स, लेक्स में, रिवर्स में जब ये पानी जाएगा एसिड रेन का तो पोल्यूशन हो जाएगी। बेटे आप रीजन कर लेंगे डिस्कनेक्ट होने के बाद। किलिंग फिश एंड अदर वाटर एनिमल्स एंड प्लांट्स, फिश या बाकी जो एक्वाटिक एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो इससे मर जाते हैं। जहाँ पे आपको ये चीज बताएगी हीट का ट्रैप होना कार्बन डाइऑक्साइड और अदर ग्रीन हाउस गैसेस से,
अच्छा बेटे, आपकी नेक्स्ट क्लास है गलबन, ठीक है, आपसे नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करें, हम बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है। वी वाइंड अप आवर लेसन विद इट। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। सर अगर कोई यस बेटे, आप पूछें क्वेश्चन। सर अगर कोई चीज अपनी जगह पे खड़ी हो तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी। देखें, अगर वो जमीन की सरफेस से ज्यादा हाइट पे है, ठीक है, तो फिर उसमें पोटेंशियल एनर्जी है। अगर वो सरफेस ऑफ अर्थ पे मौजूद है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, उसके अंदर केमिकल एनर्जी मौजूद है, ठीक है, केमिकल एनर्जी तो है उसके अंदर, लेकिन अगर हाइट उसकी जीरो है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो है। आप जिस एनर्जी को जेन में ले रहे हैं ना, आप पोटेंशियल एनर्जी को ले रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि कोई चीज अगर कहीं पे खड़ी है तो उसके अंदर एनर्जी है, तो बेटे उसमें पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी अगर वो सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर मौजूद है। अगर सरफेस से ज्यादा हाइट पे है फिर उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है। क्वेश्चन क्लियर? यस सर। कोई और क्वेश्चन? न्यूक्लियर एनर्जी, बेटा न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में आप पढ़ चुके हैं कि एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन द एटम्स ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल सच एज यूरेनियम है, नेचुरली अकरिंग ये मेटल एलिमेंट है यूरेनियम, दैट कैन बी रिलीज टू प्रोड्यूस एनर्जी, तो ये न्यूक्लियर एनर्जी कहलाती है, ठीक है। वो एनर्जी जो एटम्स के अंदर स्टोर्ड है, फॉर एग्जांपल आपको यूरेनियम की दी गई जो कि नेचुरली अकरिंग मेटल एलिमेंट है, तो बेटा ये न्यूक्लियर एनर्जी है, आप इसको रिलीज कर सकते हैं। इन न्यूक्लियर पावर स्टेशन हम इस एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, और जो प्रोसेस है वो कहलाता है फिशन। जैसा लिखा कि फिशन ऑफ यूरेनियम इट टेक्स प्लेस एट अ स्टडी रेट। स्टडी रेट मीन के कंट्रोल रेट में होता है कि हम इस प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। जब ये प्रोसेस ज्यादा स्पीड अप हो जाता है, बहुत तेज हो जाता है, तो हम इसको स्लो कर लेते हैं। फिर आपके यहाँ मेंशन नहीं होगा, आप नोट कर लें कि बोरॉन और कैडमियम, बोरॉन और कैडमियम ये एलिमेंट्स हैं। बेटे बोरॉन और कैडमियम की कुछ बार्स बने होते हैं, इनकी कुछ सलाखें सी बनी होती हैं जो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर फिक्स होती हैं। हम इन राड्स को जब नीचे पुश कर देते हैं रिएक्टर के अंदर, तो ये फिशन का प्रोसेस स्लो हो जाता है, क्योंकि फिशन का प्रोसेस हो रहा होता है न्यूट्रॉन्स की वजह से, और वो जो राड्स हम इसमें सलाखें जो पुश कर देते हैं रिएक्टर में, वो उन न्यूट्रॉन्स को ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, वो उनको ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं, और रिजल्ट क्या होता है कि प्रोसेस स्लो हो जाता है। एंड अ लॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस इन द प्रोसेस, बताया कि इसमें हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती है, एंड दिस हीट एनर्जी इज यूज्ड टू टर्न वाटर इनटू स्टीम। अब बेटे टू हार्नेस दिस एनर्जी, हाउ वी कैन हार्नेस दिस एनर्जी, आपको तरीका बताया जा रहा है हम इस एनर्जी को इस्तेमाल में कैसे ला सकते हैं। हम इस हीट एनर्जी से वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, फिर उस स्टीम से बाद में हम टरबाइन चलाते हैं, टरबाइन से हम जनरेटर चलाते हैं, और जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। आपने सारे स्टेप सुन लिए। फिशन ऑफ यूरेनियम से न्यूक्लियर एनर्जी जो रिलीज हुई वो हीट में कन्वर्ट हुई। सर विक्की की क्लास थी एंड ऑन लगी थी, मैं ज्वाइन वाली हीट से हमने वाटर को स्टीम में कन्वर्ट, बेटे साइलेंट, वाटर को हमने स्टीम में कन्वर्ट किया, स्टीम से टरबाइन चलाई, टरबाइन से जनरेटर चलाया, और जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई। अनलाइक पावर स्टेशंस बताया कि दैट बर्न फॉसिल फ्यूल्स, कि वो पावर स्टेशन जो कि फॉसिल फ्यूल पे चलते हैं, जो फॉसिल फ्यूल्स को यूज करते हैं, उनके बरअक्स जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं ये वेस्ट गैसेस प्रोड्यूस नहीं करते, लिहाजा ये एयर पोल्यूशन का सबब नहीं बनते, ये एयर को पोल्यूट नहीं करते। हाउएवर ये होता है कि यूरेनियम जो है इससे कुछ रेडिएशंस पैदा होती हैं, लिखा डेडली रेडिएशंस, इट गिव्स ऑफ डेडली रेडिएशन, डेडली मीन हलाक कर देने वाली, मोहलिक, जिनसे डेथ हो सकती है। इवन आफ्टर द फ्यूल हैज बीन यूज्ड, कि फ्यूल यूज भी हो जाए फिर भी इससे जो रेडिएशंस प्रोड्यूस होती हैं वेस्ट से, ठीक है, न्यूक्लियर वेस्ट से जो रेडिएशंस प्रोड्यूस होती हैं, दे टेक हंड्रेड्स ऑफ इयर्स टू फेड अवे, उनको भी खत्म होने में कई 100 साल लग जाते हैं।
ये थोड़ा सा बड़े ये टेबल की चीजें आप सुन लें, उसके बाद हम लेक्चर वाइंड अप करते हैं। फॉसिल फ्यूल जो नॉन रिन्यूएबल है, इनमें आपको बताया गया फॉसिल फ्यूल्स कोल, ऑयल, नेचुरल गैस और न्यूक्लियर फ्यूल में यूरेनियम का बताया गया। ये सारे नॉन रिन्यूएबल बताए गए हैं जिनको हम बार बार यूज नहीं कर सकते, जो डिप्लीट होते जा रहे हैं साइंटिस्ट के अंदाजे के मुताबिक, जो खत्म होते जा रहे हैं। उसके बाद जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं उनमें सोलर एनर्जी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, बायोमास एंड ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल्स। ये बेटे सारे जो एनर्जी सोर्सेज हैं इनको हमने बाद में पढ़ना है। जैसा ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का टॉपिक आपका अगला स्टार्ट हो रहा है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो हैं इनको पढ़ेंगे। With it, it is end of our today's lesson. Allah Hafiz.